अध्याय एक्स। स्वीडिश। जब टार्जन और शीता के चारों ओर एकत्रित योद्धाओं को यह एहसास हुआ कि यह एक मांस और खून वाला तेंदुआ था जिसने उनकी मौत के नृत्य में बाधा डाली थी, तो उन्हें थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन सभी चक्कर लगाते भालों के सामने शक्तिशाली शीता भी नष्ट हो गया। रोकोफ अपने भालाधारियों से मिसाइलें छोड़ने के लिए सेनापति से आग्रह कर रहा था, और जब ब्लैक ने आदेश जारी किया तो उसकी नज़र टार्जन से आगे जाकर वानर मानव की ओर चली गई। भय से चीखते हुए मुखिया मुड़ा और गांव के द्वार की ओर भाग गया, और जब उसके लोगों ने उसके भय का कारण देखना चाहा तो वे भी भाग खड़े हुए, क्योंकि वहां चांदनी और शिविर की आग के खेल से अतिरंजित उनके विशाल आकार वाले अकुत के भयानक वानर भारी मात्रा में उन पर टूट पड़े। जैसे ही मूल निवासी भागने के लिए मुड़े, काले लोगों की चीखों के ऊपर वानर मानव की क्रूर चीख गूंज उठी, और इसके जवाब में शीता और वानर भागने वालों के पीछे गुर्राते हुए कूद पड़े। कुछ योद्धा अपने क्रोधित विरोधियों से लड़ने के लिए मुड़े, लेकिन भयंकर जानवरों की राक्षसी क्रूरता के आगे वे खूनी मौत के मुंह में चले गए। अन्य लोग भागते समय नीचे घसीटे गए, और जब तक गांव खाली नहीं हो गया और आखिरी अश्वेत झाड़ियों में गायब नहीं हो गए, तब तक टार्जन अपने जंगली झुंड को वापस अपने पास नहीं बुला पाया। तब उसे यह जानकर निराशा हुई कि वह उनमें से किसी को भी, यहाँ तक कि तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान अकूत को भी यह नहीं समझा पाया कि वह उन बंधनों से मुक्त होना चाहता है जो उसे सूली पर लटकाए हुए थे। समय के साथ बेशक यह विचार उनके मोटे कपाल में भी प्रवेश कर जाएगा, लेकिन इस बीच कई चीजें घटित हो सकती हैं। हो सकता है कि अश्वेत लोग अपने गांव को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में वापस आ जाएं। हो सकता है कि श्वेत लोग आसपास के पेड़ों से अपनी राइफलों से उन सभी को आसानी से मार गिराएं। हो सकता है कि वह भूख से मर जाए, इससे पहले कि मंदबुद्धि वानरों को यह एहसास हो कि वह चाहता था कि वे उसके बंधनों को कुतर दें। शीता के लिए बड़ी बिल्ली वानरों से भी कम समझती थी, लेकिन फिर भी टार्जन इस जानवर की असाधारण विशेषताओं पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह उसके लिए सच्चा स्नेह महसूस करती थी, क्योंकि अब जब काले लोगों को हटा दिया गया था तो वह धीरे धीरे खंभे के चारों ओर आगे पीछे चलती थी, अपनी पीठ को वानरों के पैरों से रगड़ती थी और एक संतुष्ट टाबी की तरह गुर्राती थी। टार्जन को इस बात पर संदेह नहीं था कि वह अपनी इच्छा से झुंड के बाकी सदस्यों को बचाने के लिए गई थी। उसका शीता वास्तव में जानवरों के बीच एक रत्न था। मुगाम्बी की अनुपस्थिति ने बंदर आदमी को बहुत चिंतित कर दिया। उसने अकुत से यह जानने की कोशिश की कि काले बंदर का क्या हुआ। उसे डर था कि कहीं जानवर टार्जन की मौजूदगी के बंधन से मुक्त होकर उस आदमी पर टूट न पड़े और उसे खा न लें। लेकिन उसके सभी सवालों का जवाब देते हुए बंदर ने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से वे जंगल से बाहर आए थे। रात बीत गई और टार्जन अभी भी खंभे से बंधा हुआ था, और भोर होते ही उसका डर सच हो गया जब उसने देखा कि नग्न अश्वेत आकृतियां गांव के आसपास जंगल के किनारे चुपके से घूम रही थीं। अश्वेत वापस लौट रहे थे। दिन के उजाले में उनका साहस उन मुट्ठी भर जानवरों पर हमला करने के बराबर होगा जिन्होंने उन्हें उनके सही ठिकानों से खदेड़ दिया था। अगर जंगली जानवर अपने अंधविश्वासी आतंक पर काबू पा लेते तो मुठभेड़ का नतीजा पहले से ही तय था, क्योंकि उनकी भारी संख्या, उनके लंबे भालों और जहरीले तीरों के सामने तेंदुआ और वानरों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वे वास्तव में दृढ़ हमले में बच पाएंगे। ये बात कुछ ही क्षणों बाद स्पष्ट हो गई कि अश्वेत लोग आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जब वे बड़ी संख्या में मैदान के किनारे पर दिखाई देने लगे, नाचते कूदते हुए, अपने भाले लहराते हुए, ताने कसते हुए और भयंकर युद्ध घोष करते हुए वे गांव की ओर बढ़ने लगे। टार्जन जानता था कि ये युद्धाभ्यास तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अश्वेत लोग अपने आप को इतना साहसवान नहीं बना लेते कि वे गांव की ओर एक छोटे से आक्रमण के लिए तैयार रहें। और यद्यपि उसे संदेह था कि वे पहले प्रयास में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उसे विश्वास था कि दूसरे या तीसरे प्रयास में वे प्रवेश द्वार के माध्यम से झुंड बनाकर घुस आएंगे, और इसका परिणाम टार्जन के साहसी लेकिन निहत्थे और अनुशासनहीन रक्षकों के विनाश के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, पहले हमले में चीखते हुए योद्धा थोड़ी दूर तक खुले में चले गए। वानर मानव की एक तीखी अजीब चुनौती ही उन्हें वापस झाड़ियों में भागने के लिए मजबूर कर रही थी।
आधे घंटे तक वे उछलते रहे और अपनी हिम्मत का परिचय देते रहे और फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार वे गांव के द्वार तक आ गए, लेकिन जब शीता और विभत्स वानर उनके बीच आ गए तो वे डर के मारे चीखने लगे और पुनः जंगल की ओर भाग गए। फिर से नाच गाना और चिल्लाना शुरू हो गया। इस बार टार्ज़न को कोई संदेह नहीं था कि वे गांव में प्रवेश करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे जिसे मुट्ठी भर दृढ़ निश्चय गोरे लोग पहली कोशिश में ही सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा देते। बचाव के इतने करीब पहुंचना और फिर उसे विफल कर देना, क्योंकि वह अपने बेचारे बर्बर दोस्तों को ठीक से समझा नहीं पाया कि वो उनसे क्या चाहता है, ये बात उसे बहुत परेशान करती है, लेकिन वह अपने दिल में उन पर दोष लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अब उसे यकीन था कि वे निस्संदेह उसे बचाने के निरर्थक प्रयास में उसके साथ मरने के लिए बने रहेंगे। अश्वेत लोग पहले से ही आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग गांव की ओर थोड़ी दूर आगे बढ़ चुके थे और दूसरों को अपने पीछे आने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कुछ ही देर में पूरी जंगली भीड़ मैदान की ओर दौड़ती हुई निकल जाएगी। टार्ज़न को सिर्फ इस क्रूर बेरहम जंगल में कहीं न कहीं उस छोटे बच्चे के बारे में ही सोचना था। उसका दिल उस बेटे के लिए तड़प रहा था जिसे वह अब और नहीं बचा सकता था, और जेन की पीड़ा का एहसास ही उसकी बहादुरी पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह सोचता था कि यह उसके जीवन के आखिरी पल हैं। सहायता, वो सब जिसकी वह उम्मीद कर सकता था, उसके पास उसकी चरम सीमा के क्षण में आ गई थी और विफल हो गई। अब और कुछ भी उम्मीद नहीं थी। जब टार्ज़न का ध्यान एक बंदर की हरकतों की ओर गया, तब अश्वेत लोग मैदान के आधे रास्ते पर थे। वह जानवर झोपड़ियों में से एक की ओर घूर रहा था। टार्ज़न ने उसकी निगाह का पीछा किया। उसे असीम राहत और खुशी हुई कि उसने मुगाम्बी का शक्तिशाली रूप अपनी ओर दौड़ता हुआ देखा। वह विशालकाय अश्वेत व्यक्ति भारी सांस ले रहा था, मानो वह बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम और घबराहट के कारण ऐसा कर रहा हो। वह टार्ज़न की तरफ दौड़ा और जैसे ही जंगली लोगों में से पहला व्यक्ति गांव के गेट पर पहुंचा, स्थानीय निवासी के चाकू ने टार्ज़न को खंभे से बांधने वाली आखिरी रस्सियों को भी काट दिया। सड़क पर उन जंगली लोगों की लाशें पड़ी थीं जो पिछली रात झुंड के सामने गिरे थे। इनमें से एक से टार्ज़न ने भाला और घुंडी पकड़ी और मुगाम्बी को अपने साथ लेकर और गुर्राते हुए झुंड को अपने साथ लेकर वह गेट से घुसते ही मूल निवासियों से मिला। इसके बाद भयंकर और भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अंततः जंगली लोग पराजित हो गए, शायद इसलिए नहीं कि वे अपेक्षाकृत छोटी सेना पर विजय पाने में असमर्थ थे, बल्कि इसलिए कि वे एक काले और एक गोरे व्यक्ति को एक तेंदुए और अकूत के विशाल खूंखार वानरों के साथ लड़ते हुए देखकर भयभीत थे। एक कैदी टार्ज़न के हाथों में पड़ गया और बंदर आदमी ने उससे पूछताछ की ताकि यह पता चल सके कि रोकोफ और उसके साथियों का क्या हुआ। जानकारी के बदले में अपनी आज़ादी का वादा करते हुए बंदर आदमी ने रूसी की गतिविधियों के बारे में जो कुछ भी जाना था वह सब बता दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह सुबह उनके सरदार ने श्वेतों को मनाने का प्रयास किया था कि वे उसके साथ गांव लौटाएं और अपनी बंदूकों से उस क्रूर गिरोह को नष्ट कर दें जिसने गांव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि रोकोफ को उस विशालकाय श्वेत व्यक्ति और उसके अजीब साथियों से अश्वेतों से भी अधिक भय था। किसी भी शर्त पर वह गांव के नज़दीक भी लौटने को तैयार नहीं था। इसके बजाय वह अपनी टोली को लेकर जल्दी से नदी पर गया, जहां उन्होंने अश्वेतों द्वारा छिपाई गई कई डोंगियां चुरा लीं। उन्हें आखिरी बार देखा गया था कि वे धारा के ऊपर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कुली कवीरी के गांव से थे और उनके हाथों में तलवारें थीं। अतः एक बार फिर वानरों के टार्ज़न ने अपने विभत्स झुंड के साथ वानरों के बेटे की खोज तथा उसके अपहरणकर्ता का पीछा करना शुरू कर दिया। थके हुए दिनों तक वे लगभग निर्जन इलाके से गुजरते रहे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि वे गलत रास्ते पर थे। छोटे दल में 3 लोग कम हो गए थे, क्योंकि अकुत के 3 वानर गांव में लड़ाई में मारे गए थे। अब अकुत के साथ 5 बड़े वानर थे और शीता भी थी और मुगाम्बी और टार्ज़न भी। बंदर आदमी को अब रोकोफ से पहले आए तीनों लोगों के बारे में भी अफवाहें नहीं सुनाई दे रही थीं, श्वेत पुरुष, महिला और बच्चा। वह पुरुष और महिला कौन थे, इसका अंदाज़ा वह नहीं लगा सकता था, लेकिन बच्चा उसका था, ये बात उसे खोज में बनाए रखने के लिए काफ़ी थी।
उसे यकीन था कि रोकोफ इन तीनों का पीछा करेगा, और इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि जब तक वह रूसी का पीछा करता रहेगा, वह जीतता रहेगा और उस समय के बहुत करीब पहुंच जाएगा जब वह अपने बेटे को उन खतरों और भयावहताओं से छुड़ा सकता है जो उसे डरा रही थीं। रोकोफ का पता खो देने के बाद वापस लौटते समय टार्ज़न ने उसे फिर से उस जगह पर पाया जहां रूसी नदी छोड़कर उत्तर दिशा में झाड़ियों की ओर चला गया था। वो इस बदलाव का कारण सिर्फ इस आधार पर बता सकता था कि बच्चे को नदी से दूर उन दो लोगों ने ले जाया था जिनके पास अब वह था। हालांकि रास्ते में कहीं भी उसे ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई जिससे उसे यकीन हो जाए कि बच्चा उससे आगे है। जिन लोगों से उन्होंने पूछताछ की, उनमें से किसी ने भी इस दूसरे दल को देखा या सुना नहीं था। हालांकि लगभग सभी को रूसी के साथ सीधा अनुभव था या उन्होंने ऐसे अन्य लोगों से बात की थी जिन्होंने ऐसा किया था। टार्ज़न को स्थानीय लोगों से संवाद करने का साधन ढूंढने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि जैसे ही उनकी नज़र उसके साथियों पर पड़ी, वे भागकर झाड़ियों में चले गए। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वह अपने साथियों से आगे निकल जाए और जंगल में अकेले मिलने वाले किसी योद्धा को मार डाले। एक दिन जब वह इस तरह से एक अनजान जंगली का पीछा कर रहा था, तो उसने देखा कि वह एक घायल श्वेत व्यक्ति पर भाला फेंक रहा था, जो पगडंडी के किनारे झाड़ियों के झुरमुट में छिपा हुआ था। वह श्वेत व्यक्ति वही था जिसे टार्ज़न ने कई बार देखा था और जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। उसकी स्मृति में वे घृणित विशेषताएं गहराई से बसी हुई थी, घनी आंखें, चंचल अभिव्यक्ति, झुकी हुई पीली मूंछें। बंदर आदमी को तुरंत यह बात सूझी कि यह आदमी उन लोगों में से नहीं था जो रोकोफ के साथ उस गांव में गए थे जहां टार्ज़न बंदी था। उसने उन सभी को देखा था और यह आदमी वहां नहीं था। इसका सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण हो सकता था, वह वही था जो रूसी से पहले महिला और बच्चे को लेकर भाग गया था और वह महिला जेन क्लेटन थी। अब उसे रोकोफ के शब्दों के अर्थ का पूरा यकीन हो गया था। स्वीडिश के पीले, दागदार चेहरे को देखते ही बंदर आदमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। टार्ज़न के माथे पर लाल रंग की चौड़ी पट्टी उभरी हुई थी जो उस निशान को चिन्हित करती थी, जहां सालों पहले टिर्कोज़ ने उस भयंकर युद्ध में बंदर आदमी के सिर की एक बड़ी पट्टी को उसके सिर से अलग कर दिया था, जिसमें टार्ज़न ने केरचाक के बंदरों के राजा बनने की अपनी योग्यता को बनाए रखा था। वह आदमी उसका शिकार था, अश्वेत उसे नहीं पकड़ सकता था, और इस विचार के साथ वह योद्धा पर झपटा, भाले को उसके निशाने पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। अश्वेत ने अपना चाकू निकाला और इस नए दुश्मन से युद्ध करने के लिए मुड़ा, जबकि स्वीडिश झाड़ियों में लेटा हुआ एक द्वंद्वयुद्ध देख रहा था, जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। एक अर्धनग्न श्वेत व्यक्ति अर्धनग्न अश्वेत व्यक्ति से युद्ध कर रहा था, पहले आदिम मनुष्य के भद्दे हथियारों से हाथ मिलाते हुए, और फिर उन आदिम पशुओं जैसे हाथों और दांतों से, जिनकी कमर से उनके पूर्वज निकले थे। कुछ समय तक तो एंडरसन उस श्वेत राक्षस को पहचान ही नहीं पाया, और जब अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने इस विशालकाय राक्षस को पहले भी देखा है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं कि ये दहाड़ता, चीरता हुआ राक्षस वह सुसज्जित अंग्रेज सज्जन हो सकता है, जो किनकेट जहाज पर बंदी था। एक अंग्रेज रईस। उसने लेडी ग्रेस्टोक से किनकेट के कैदियों की पहचान उगम्बी नदी में उनकी उड़ान के दौरान जान ली थी। इससे पहले स्टीमर के चालक दल के अन्य सदस्यों की तरह उसे भी नहीं पता था कि वे दोनों कौन हो सकते हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टार्ज़न को अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। स्वीडिश ने देखा कि श्वेत व्यक्ति अपने शत्रु की लाश के पास कूदकर खड़ा हो गया और एक पैर उसकी टूटी हुई गर्दन पर रखकर विजयी वानरों की भयंकर चुनौती में ऊंची आवाज में बोलने लगा। एंडरसन कांप उठा। तभी टार्ज़न उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा ठंडा और क्रूर था और उसकी भूरी आंखों में स्वीडिश हत्या की भावना दिख रही थी। मेरी पत्नी कहाँ है? बंदर आदमी ने गुर्राते हुए कहा। बच्चा कहाँ है? एंडरसन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अचानक खांसी के दौरे ने उसका गला घोंट दिया। उसके सीने में एक तीर घुस गया था और जब वह खांस रहा था तो उसके घायल फेफड़े से खून अचानक उसके मुंह और नाक से बहने लगा। टार्ज़न उस आवेग के गुजरने का इंतजार कर रहा था। एक कांस्य प्रतिमा की तरह ठंडा,
कठोर और निर्मम वह असहाय आदमी के ऊपर खड़ा था, उसे ऐसी जानकारी निचोड़ने के लिए जिसकी उसे जरूरत थी, और फिर उसे मार डालने के लिए। कुछ ही देर में खांसी और रक्तस्राव बंद हो गया और घायल व्यक्ति ने फिर से बोलने की कोशिश की। टार्ज़न उसके हल्के से हिलते हुए होठों के पास घुटनों के बल बैठ गया। पत्नी और बच्चा, उसने दोहराया। वे कहाँ हैं? एंडरसन ने रास्ता दिखाया। रूसी, उसने उन्हें पकड़ लिया, उसने फुसफुसाया। तुम यहाँ कैसे आए? टार्ज़न ने आगे कहा। तुम रोकोव के साथ क्यों नहीं हो? वे हमें पकड़ लेते हैं, एंडरसन ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि बंदर आदमी सिर्फ शब्दों को पहचान सकता था। वे हमें पकड़ लेते हैं। हम लड़ते हैं, लेकिन मेरे आदमी भाग जाते हैं। फिर वे मुझे पकड़ लेते हैं जब मैं घायल हो जाता हूँ। रोकोव ने कहा कि मुझे लकड़बग्घों के लिए यहाँ छोड़ दो। यह मारने से ज्यादा बुरा था। वह तुम्हारी जान और बच्चा ले गया। तुम उनके साथ क्या कर रहे थे? तुम उन्हें कहाँ ले जा रहे थे? टार्ज़न ने पूछा, और फिर उस व्यक्ति के पास भयंकर रूप से कूदते हुए, घृणा और प्रतिशोध के जुनून से भरी आंखों से, जिसे वह बड़ी मुश्किल से नियंत्रित कर पाया था, तुमने मेरी पत्नी या बच्चे को क्या नुकसान पहुंचाया? जल्दी से बोलो, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। भगवान के साथ अपना समझौता कर लो। मुझे सबसे बुरा बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों और दांतों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने देखा है कि मैं ये कर सकता हूँ। एंडरसन के चेहरे पर आश्चर्य की लहर फैल गई। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। मैंने उन्हें उस रूसी से बचाने की कोशिश की थी। आपकी पत्नी किनकेड पर मेरे प्रति दयालु थी, और मैंने कभी कभी उस छोटे बच्चे को रोते हुए सुना है। मैंने क्रिचेनिया से अपने लिए एक पत्नी और बच्चा पाया, और मैं उन्हें अलग होते हुए और रोकोव के हाथों में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस इतना ही था। क्या ऐसा लगता है कि मैं उन्हें चोट पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ? उसने कुछ देर रुकने के बाद अपनी छाती से निकले तीर की ओर इशारा करते हुए कहा। उस आदमी के लहजे और हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने टार्ज़न को उसके दावों की सच्चाई के बारे में आश्वस्त कर दिया। किसी भी अन्य बात से ज्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य था कि एंडरसन स्पष्ट रूप से भयभीत होने के बजाय ज्यादा आहत लग रहा था। वह जानता था कि वह मरने वाला है, इसलिए टार्ज़न की धमकियों का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह चाहता था कि अंग्रेज सच्चाई जान जाए और यह विश्वास करके उसे गलत न करे कि उसके शब्दों और व्यवहार से पता चलता है कि उसने सच कहा है। वानर पुरुष तुरंत स्वीडिश व्यक्ति के पास घुटनों के बल बैठ गया। मुझे खेद है, उसने बहुत सरलता से कहा। मैंने रोकोव के साथ मिलकर सिर्फ दुष्टों की तलाश की थी। अब मैं गलत था। अब वो बात बीत चुकी है, और अब हम इस बात को छोड़कर तुम्हें आरामदेह जगह पहुंचाने और तुम्हारे घावों की देखभाल करने के ज्यादा महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देंगे। हमें तुम्हें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। स्वीडिश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम जाओ और जानवर और बकरी की तलाश करो, उसने कहा। तुम तो पहले से ही मरे हुए जैसे हो। लेकिन वह झिझका, तुम लकड़बग्घों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। क्या तुम ये काम पूरा नहीं करोगे? टार्ज़न कांप उठा। एक क्षण पहले वह इस आदमी को मारने के कगार पर था। अब वह अपनी जान नहीं ले सकता था, जैसे वह अपने किसी भी सबसे अच्छे दोस्त की जान नहीं ले सकता था। उसने स्वीडिश व्यक्ति का सिर अपनी बाहों में उठाया और अपनी स्थिति को सहज बनाया। फिर खांसी का दौरा पड़ा और भयंकर रक्तस्राव हुआ। इसके बाद एंडरसन आंखें बंद करके लेटा रहा। टार्ज़न को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन अचानक उसने अपनी आंखें बंदर आदमी की ओर उठाईं, आह भरी, और बोला बहुत धीमी, कमजोर फुसफुसाहट में, अरे टैंक, ये बहुत जल्द बहुत जोर से फटेगा। उसने कहा, और मर गया।